बच्चों लोग, हमारे क्लास का पहला टॉपिक रहेगा वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो आखिर वोलेटाइल सब्सटेंस आप किसको बोलते हो? ठीक है, तो वोलेटाइल सब्सटेंस उसको हम बोलते हैं जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला टर्म होता है कि वोलेटाइल सब्सटेंस आप किसको बोलते हो। तो वोलेटाइल का मतलब होता है जिसको आप इजीली गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जो इजीली गैस में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। ठीक, अब ध्यान दोगे, अगर कोई गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो हर गैस का अपना एक प्रेशर होता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ गैस में कन्वर्ट होता है उसका, तो गैस का अपना एक प्रेशर होगा। तो उस गैस के प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। उसको बोला गया है वेपर प्रेशर। किसका? जो भी सब्सटेंस गैस में कन्वर्ट हो रहा है उसका वेपर प्रेशर। मान लेते हैं कि आपके पास कोई ए है, तो ए या तो लिक्विड हो सकता है या फिर ए हो सकता है सॉलिड। ठीक है, और ए अगर वोलेटाइल, इसका मतलब क्या होगा, ये जो है इजीली गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो गैस में जब ए कन्वर्ट होगा तो उसका अपना एक प्रेशर होगा, गैस का अपना प्रेशर होगा। इसको बोलते हैं प्रेशर ऑफ ए। तो इसको बोला गया है, तो इस प्रेशर ऑफ ए को बोला गया है वेपर प्रेशर ऑफ ए। क्या बोला गया है? वेपर प्रेशर ऑफ ए। ठीक, अब ध्यान देना, आपको पता है कि लिक्विड से सॉलिड का प्रेशर होता नहीं है। ठीक है, तो लिक्विड एंड सॉलिड डू नॉट एक्सर्ट एनी प्रेशर। तो अगर कोई वोलेटाइल सब्सटेंस होगा तो उसका जो गैसेस फॉर्म है वही प्रेशर एग्जर्ट करेगा। लिक्विड एंड गैस का अपना कोई प्रेशर, लिक्विड एंड सॉलिड्स का अपना कोई प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, लिक्विड एंड सॉलिड का जो पार्ट गैस में कन्वर्ट होगा उसी का अपना प्रेशर होगा। ठीक, तो मान लेते हैं इसके लिए, इस वेपराइजेशन प्रोसेस के लिए अगर हम मान लेते हैं कि रिलेशन लिखना चाहते हैं, तो जब टाइम जीरो होगा तो बिगिनिंग टाइम में क्या होगा, लिक्विड का प्रेशर जीरो, क्योंकि लिक्विड तो प्रेशर देता नहीं है, और गैस का प्रेशर भी क्या हो, जीरो होगा, क्योंकि गैस उस टाइम जीरो था। जब वेपराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है उस टाइम में क्या होगा, गैस का अमाउंट जीरो होगा। तो गैस का अमाउंट जीरो होगा तो गैस का प्रेशर भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब ध्यान देना पे, आपको फोकस क्या करना है। तो टाइम टी, जब आपका टाइम टी हुआ उस टाइम में क्या है कि टाइम टी पे गैस जो ए है उसका प्रेशर क्या है, उसका प्रेशर पी है, उसका प्रेशर क्या है, पी है। ठीक है, तो टाइम टी पे आपका गैस का प्रेशर को पी बोला गया है, और हम बोल रहे हैं कि ये प्रेशर इक्विलिब्रियम पॉइंट, टाइम टी का मतलब क्या होता है, एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे, तो इस प्रोसेस में हम मानते हैं कि टेम्परेचर का क्या कांस्टेंट है। ठीक है, तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे अल्टीमेटली जो गैस है वो एक प्रेशर को अक्वायर करता है। ठीक है, तो उस प्रेशर को हम पी बोलते हैं अभी के लिए। तो अगर इस इक्वेशन का आप के पी लिखोगे, यानी आपके पास जो यहाँ पे ए से लिक्विड से जो गैस ए जा रहा है उसका आप एक के पी लिख सकते हो। तो के पी का लो क्या होता है, के पी का लो पी ऑफ ए होगा, और पी ऑफ ए का वैल्यू क्या माना गया, पी माना गया है। तो के पी का लो क्या, पी हो जाएगा। तो आपका जो प्रेशर है, आपका जो वेपर प्रेशर है एट टेम्परेचर टी, वही हो जाएगा के पी, वही हो जाएगा के पी। ठीक है, और आपको पता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है डिपेंड करता है ओनली टेम्परेचर पे। आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है किसी भी सिस्टम का, उसे डिपेंड करता है किस पे, उसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो वी नो दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एनी रिएक्शन ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, किसी भी वोलेटाइल सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर होगा वो भी डिपेंड करेगा ओनली टेम्परेचर पे। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है सिर्फ, इसका मतलब दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑल्सो ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो इससे हम लोग इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि वेपर प्रेशर पे डिपेंड करेगा, वेपर प्रेशर ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। आपका वेपर प्रेशर से डिपेंड करेगा किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ध्यान दोगे कि टेम्परेचर, अगर मानते हैं कि टेम्परेचर T1 पे
वेपर प्रेशर P1 है और टेम्परेचर T2 पे वेपर प्रेशर क्या है, P2 है। ठीक है, तो उन दोनों पॉइंट का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम K1 K2 बोल रहे हैं, यानी जो Kp है उसके वैल्यू को हम K1 K2 बोल रहे हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर T1 पे क्या हो सकता है, तो हम लोग क्या सीखे हैं कि टेम्परेचर T1 पे आपका जो K1 है इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू P1 होगा। और टेम्परेचर T2 पे हम क्या सीखे हैं, जो K2 होगा P2 के बराबर होगा। ठीक है, किस प्रोसेस का, जब ए लिक्विड से ए जो गैस ए बन रहा है उस प्रोसेस का हम ऐसा बोल सकते हैं, उसके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, अब ध्यान देना, तो आप लोग ये एक इक्वेशन सीखे होंगे, तो यहाँ से इन्फ्रेंस क्या निकाल सकते हैं कि जो अगर वेपर पर जो आपका के है, ठीक है, और वेपर प्रेशर है यानी पी जो है आपस में क्या सेम है, तो हमको पता है कि टेम्परेचर और के में रिलेशन क्या होता है, तो हमको पता है कि आपका अगर टी बढ़ाओगे तो आपका प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि गैसेस पार्टिकल ज़्यादा बनेगा। ठीक, इसका मतलब क्या बोला गया कि वेपर प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करता है ओनली टेम्परेचर पे, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करेगा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया एंड टाइप ऑफ कंटेनर, कि किस कंटेनर में हो या अब कैसा उसका एरिया है उस पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड सिर्फ किस पे करता है, ओनली टेम्परेचर पे। इसके अलावा अगर मान लेते हैं कि लिक्विड्स पार्टिकल में इंट्रैक्शन फोर्स अगर हाई होगा, लिक्विड्स पार्टिकल में इंट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उस केस में वो गैस में कन्वर्ट नहीं होना चाहता है, तो उसको हम ऐसा बोलते हैं कि वेपर प्रेशर अपार्ट फ्रॉम टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल। जितना स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ही क्या होगा, वेपराइजेशन का प्रोसेस क्या होगा, स्लो रहेगा, उतना ही क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इंट्रैक्शन फोर्स कहीं नहीं का डिपेंड करता मॉलिक्यूलर मास पे, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इंट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, तो जिसका मास ज़्यादा उसका इंट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, हाई हो, इसका मतलब क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, लो होगा। क्या होगा, लो होगा। ठीक है, ध्यान देना, हमको इक्विलिब्रियम से पता होता है कि किसी भी रिएक्शन मानते हैं कि यहाँ पे अगर आर से पी जा रहा है और इस रिएक्शन का इंथैल्पी जिन डेल्टा एच होता है, तो हम एक रिलेशन हम सीख चुके हैं। क्या रिलेशन होता है आपके पास कि log K2/K1 इक्वल टू डेल्टा एच बाई 2.303 आर और 1/T1 माइनस 1/T2। ये आपका दो अलग अलग टेम्परेचर पे K1 K2 अगर वैल्यू है उसको कैसे लिंक करना ये बताया गया है। ठीक है, इसमें डेल्टा एच का जो वैल्यू होता है वो लेना होता है जूल में। अगर जूल में लोगे तो आर का वैल्यू लेना होता है 8.314, ये ध्यान देना। ठीक है, डेल्टा जूल अगर लोगे कैलोरी में, डेल्टा एच अगर लोगे कैलोरी में, ठीक है, तो आर का वैल्यू लेना 2, तो डेल्टा एच का वैल्यू अगर कैलोरी में होगा तो आर का वैल्यू पुट करना 2। ठीक, अब ध्यान देना, यहाँ जो हम प्रोसेस का बात कर रहे हैं, तो यहाँ प्रोसेस जो है, प्रोसेस क्या था, ए लिक्विड से ए गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ का डेल्टा एच को बोलते हैं वेपराइजेशन। इस डेल्टा एच को बोला गया है वेपराइजेशन एंथैल्पी, वेपराइजेशन। ठीक है, अब ध्यान देना, तो इस इक्वेशन को अप्लाई करना चाहते हैं अपने वेपराइजेशन प्रोसेस के लिए, तो वेपराइजेशन प्रोसेस में इसको अगर अप्लाई करते हैं तो ध्यान देना, आपको पता है कि आप के इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वेपराइजेशन प्रोसेस का जो के होता है उसको आप पी लिख सकते हो, के को आप पी लिख सकते हो, तो आपका जो K2 था उसको हम लिख दिए P2, K1 को लिख दिए P1, तो P1 P2 क्या है, तो P1 P2 वेपर प्रेशर है एट डिफरेंट टेम्परेचर, एट टेम्परेचर T1 एंड T2। ठीक है, और यहाँ जो डेल्टा एच है एक क्या बता रहा है, तो डेल्टा एच बता रहा है क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेपराइजेशन प्रोसेस का, तो ए लिक्विड से ए गैस में जाने का डेल्टा एच है, तो यहाँ पे डेल्टा एच रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, यानी एक मोल लिक्विड से एक मोल गैस बनने का डेल्टा एच को बोला गया, यहाँ पुट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू डालना है आपको जूल में, आर का वैल्यू पुट करना है 8.314। अगर डेल्टा एच का वैल्यू पुट करो कैलोरी में तो आर का वैल्यू पुट करना 1.98 और आप लिख सकते हो 2। ठीक है, 1.98 और 2 दोनों चलेगा। ठीक, ये ध्यान देना आप। ठीक है, तो ये क्या हो गया,
लिक्विड का दो अलग अलग टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कैसे लिंक करना आपको समझाया गया है, आपको समझाया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ तक कोई डाउट हो? चलो, आपको यहाँ तक टॉपिक में कोई डाउट हो? चलो, नहीं? नो सर। नो सर। नो सर। तो आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोग को। आपको क्वेश्चन मेरा ये है कि टेम्परेचर T1 T2 मान रहे हैं। ठीक है, तो T1 बोला गया है 10 केल्विन को और T2 बोला गया है, मान लेते हैं कि 100 केल्विन को। इस पॉइंट पे क्या है, किसी भी गैस का प्रेशर दिया हुआ है, तो किसी भी गैस का प्रेशर अगर मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 10 पास्कल। ठीक है, तो आपसे बोला कि P2 निकालना है, आपको निकालना है P2 निकालना है। ठीक, और आपका जो डेल्टा एच है ये वैल्यू दिया है 2.303 आर, ये डेल्टा एच का वैल्यू दे दिया गया है। ठीक, अब फटाफट फाइंड करो P2 का वैल्यू क्या होगा। फाइंड वैल्यू ऑफ P2। ठीक है, जल्दी से फास्ट। बच्चों इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप लोग, ध्यान देना। हम लोग अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर वेपर प्रेशर हमसे डिमांड करता है किसी भी वोल्टेज सब्सटेंस का, तो हम क्या करेंगे, तो हम अप्लाई करेंगे लॉग P2 बाई P1 इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच बाई 2.303 आर 1 बाई T1। तो T1 कितना दिया हुआ जी, T1 10 है, माइनस 1 बाई T2 कितना 100 है। डेल्टा एच का वैल्यू ऊपर से लिया गया है, तो ये नीचे के बराबर होता है क्या, ऊपर नीचे डेल्टा एच क्या होगा, इसको नीचे कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे होगा 0.1 माइनस 0.01, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये 0.9 के आसपास होगा। सॉरी, कितना होगा जी, पॉइंट, एक सेकेंड, वैल्यू क्या होगा, 0.09 होगा। 0.09। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा। अब ध्यान देना, तो 0.09 को आप कैसे ले सकते हो, तो 0.09 को आप लिख सकते हो 9/100। ठीक है, तो इसको हम इतना या 0.09 आप लिख सकते हो इसको, या 0.9 लिख दिए हम लोग। अब हमको लॉग को निकालना तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो आपको 0.09 का एंटी लॉग पता होना चाहिए किसका होगा। तो आपको पता है कि log 1 क्या होता है, log 1 का वैल्यू होता है 0 एंड log 2 का वैल्यू होता है, ये होता है ऑलमोस्ट इक्वल टू होता है 0.3। ठीक है, तो 0.09 का लॉग किसका लॉग होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो आप अगर निकालते हो तो मेरे हिसाब से log 1.2, ठीक है, log 1.2 या फिर 1.3 का जो वैल्यू होगा वो मैच करेगा 0.09 से। इसका मतलब हम जो 0.09 इसको लिख सकते हैं log 1.2 के आसपास, 1.2 1.3 इसके आसपास होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, ये दोनों का log क्या होगा, कैंसिल कर जाएगा, तो log कैंसिल कर जाता है, इसका मतलब क्या होगा, जो P2 बाई P1 का रेशियो है
उस रेशियो को हम लिख सकते हैं 1.2 के आसपास होगा। इसका मतलब जो P2 होगा क्या होगा 1.2 इंटू P1 और P1 का वैल्यू कितना 10 दिया हुआ है, मतलब P2 का वैल्यू कितना होगा 12 के आसपास होगा, 12 13 ऐसे ही कुछ होगा आंसर आपका, 12 13 14 इसके आसपास ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, आपका आंसर 12 13 14 के आसपास ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को? चलो सर 1.2 कैसे हुआ? लॉग निकालो, लॉग मतलब आपको पता है ना, ये आप ऐसा सोचते हो ना कि 1 का लॉग कितना होता है जी, तो 1 का लॉग अगर देखोगे तो 1 0 जीरो 0 पॉइंट, हाँ 1 का लॉग क्या होगा 0 होगा, 1 का लॉग 0 होता है और 2 का लॉग कितना होता है 0.3 होता है। इसका मतलब अगर हम 1.5 ले तो 0.3 1.5 किसके आसपास होगा, ये होगा 0.15 के आसपास होगा। ठीक, 1.5 का आधा आधा क्या होता है तो 1.25 और 0.15 का आधा क्या होगा तो 0.075। ठीक है, तो ऐसा हम सोच सकते हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पर अल्टीमेटली क्या है, यहाँ पे 0.09 था, तो 0.09 क्या होगा 1.25 के आसपास होगा, तो इसका वैल्यू भी 1.3 के आसपास होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, यानी 0.09 जो होगा वो 1.3 का लॉ होगा, ऐसा सोच सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? इसके साथ अपना वेपर प्रेशर का टॉपिक खत्म होता है। ठीक, नेक्स्ट हम मूव करेंगे आपका सॉल्यूशन आइडियल एंड नॉन आइडियल कब बोलते हैं हम सॉल्यूशन को। ठीक है, तो बच्चों लोग नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स एंड लिक्विड। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग हेनरी लॉ पढ़ चुके हैं। तो हेनरी लॉ बेसिकली दिया किसके लिए गया था, तो हेनरी लॉ दिया गया था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड्स के लिए। तो आज बेसिकली हम सीखना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड कैसे डिसाइड करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स एंड लिक्विड। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपके पास एक लिक्विड ए है। ठीक है, तो इस लिक्विड ए में क्या होगा, बहुत सारे ए का पार्टिकल्स होगा, ए का पार्टिकल बहुत सारा होगा। ठीक है, तो लिक्विड ए में बहुत सारे ए का पार्टिकल्स होगा। तो लिक्विड ए जो है ए के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और हर ए के पार्टिकल्स में क्या होगा, एक इंट्रैक्शन फोर्स होगा, एक इंट्रैक्शन फोर्स होगा जो उसको होल्ड कर रखा होगा। सिमिलर लिक्विड बी का बात करेंगे तो लिक्विड बी भी किससे बना हुआ है, तो लिक्विड बी भी बी के पार्टिकल से बना होगा, बी के पार्टिकल से बना होगा। ठीक है, और बी और बी पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, एक इंट्रैक्शन फोर्स होगा, क्या होगा, इंट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है, इन लिक्विड बी के पार्टिकल में इंट्रैक्शन फोर्स है। अब होता क्या है, जब आप ए और बी को मिक्स करते हो, जब आप ए और बी को मिक्स करते हो तो अल्टीमेटली होता क्या ध्यान देना, तो जब भी आप ए और बी को मिक्स करोगे तो ध्यान दोगे इसमें होता क्या है कि ए और बी का पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स करता है। तो जब भी कोई चीज़ सॉल्यूशन फॉर्म करता है तो सॉल्यूशन का जो मिक्सिंग होता है वो एटॉमिक लेवल पे चलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस मिक्सिंग हो रहा है, मिक्सिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ सॉल्यूशन फॉर्म करेगा मतलब आपका एटॉमिक लेवल पे भी जाकर मिक्सिंग होता है। यानी हुआ क्या कि ए और बी का जो मिक्सिंग करेगा तो नया जो सिस्टम क्रिएट हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, ए के पार्टिकल के पास में बी का पार्टिकल आ जाएगा और बी के पार्टिकल के पास में क्या आ जाएगा, ए का पार्टिकल आ जाएगा। यानी हो क्या रहा है कि जितना ए और ए का लिंकेज था सारा टूटा है। यानी पहले क्या था, आपके सिस्टम में पहले ए और ए लिंक था और बी लिंक था, लेकिन जब आप ए बी को मिलाओगे
तो ए और बी का बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, इन उनका जो इंट्रैक्शन फोर्स से टूटेगा, उनका इंट्रैक्शन फोर्स से टूटेगा। अल्टीमेटली मिक्सिंग में प्रोसेस में होता क्या है, तो ध्यान देना, तो ऐसा हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग मिक्सिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें हो क्या रहा है कि अगर मान लेते हैं कि आप ए को मिक्स कर रहे हो बी से, ठीक है, तो ए में क्या था, ए और ए का पार्टिकल आपस में जुड़ा हुआ था, यानी उसमें इंट्रैक्शन फोर्स था। बी में क्या था, बी और बी का पार्टिकल आपस में इंट्रैक्शन फोर्स से लिंक है। जब आपका नया सॉल्यूशन बनाते हैं ए बी का, ठीक है, तो ए बी में होता क्या है कि जो अब क्या सिचुएशन होगा, क्या अब ए और बी का पार्टिकल आपस में इंट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, जब भी आप मिक्सिंग करते हो तो मिक्सिंग को अगर ध्यान से देखोगे तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, तो ड्यूरिंग मिक्सिंग प्रोसेस क्या होता है, आपका जो ए और ए का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन सॉल्यूशन क्या होगा, आपका यहाँ का बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, तो यहाँ का इंट्रैक्शन फोर्स छूटता है, तो ब्रेक होता है, ब्रेकिंग ऑफ इंट्रैक्शन फोर्स ऑफ ए एंड बी बी। तो आपका ए और बी का इंट्रैक्शन फोर्स टूट रहा है, यानी यहाँ पे आपको डेल्टा एच देना पड़ेगा, यानी इस प्रोसेस में को एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ का डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा एच आपको पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर ये इंट्रैक्शन फोर्स टूट जाएगा तो क्या होगा, ए का पार्टिकल अलग हो जाएगा और बी का पार्टिकल अलग हो जाएगा। अब क्या होता है, अब अगले प्रोसेस में क्या होता है, बॉन्ड तो ब्रेक कर गया, यानी आपका इंट्रैक्शन फोर्स टूट चुका है। अब इसके बाद क्या होता है, न्यू इंट्रैक्शन फोर्स between A and B is 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 created, तो नया इंट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा। तो अल्टीमेटली मिक्सिंग प्रोसेस में हुआ क्या कि ए और ए का बॉन्ड टूटा, बी और बी का बॉन्ड टूटा, और बॉन्ड टूटने के बाद कहीं ना कहीं ए बी का एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो अगर मानते हैं कि एक ए और ए का बॉन्ड टूटेगा, एक बी और बी का बॉन्ड टूटेगा, तो अल्टीमेटली ए बी कितना बना, तो ए बी 2 बनेगा। तो 2 बॉन्ड टूटा है और 2 बॉन्ड फॉर्म किया है, ठीक है, 2 बॉन्ड टूटा है, 2 बॉन्ड फॉर्म किया है। तो यहाँ पे इस तरीके से पॉसिबल है, यहाँ से इस तरीके से पॉसिबल है, ठीक है। तो इस जब बॉन्ड क्रिएशन हो रहा है तो बॉन्ड क्रिएशन में क्या होगा, यानी बॉन्ड का मतलब है इंट्रैक्शन फोर्स। यहाँ जो बॉन्ड जो बोल रहे हैं बार बार, उसका मतलब होता है इंट्रैक्शन फोर्स। तो 2 इंट्रैक्शन फोर्स हम तोड़े हो तो उसमें डेल्टा एच क्या होगा, उसमें आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, यानी पे एनर्जी दी होगी, और जब बॉन्ड बना होगा तो क्या होगा, इसका नेट डेल्टा एच क्या होगा, इसका नेट डेल्टा एच का नेगेटिव होगा, यानी इस प्रोसेस से क्या होगा, एनर्जी का रिलीज होगा, ये होगा एनर्जी का रिलीज, ठीक है। तो ये आपको समझना है। तो अल्टीमेटली जब मिक्सिंग प्रोसेस होता है तो उसमें पुराने इंट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने में आप एनर्जी देते हो, और जो नया इंट्रैक्शन फोर्स फॉर्म करेगा उसके लिए आप एनर्जी क्या होगा, उसका एनर्जी बाहर निकलेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली नेट डेल्टा एच क्या होगा, तो नेट डेल्टा एच दोनों का सम होगा, दोनों नेट डेल्टा एच इसका इसका और इसका सम कर देंगे, ठीक है। तो सम करके निकलेगा। तो अगर मान लेते हैं तो इसके बेसिस पे 3 केस पॉसिबल है, ठीक है। 3 केस क्या क्या है, तो इस 3 केस के हिसाब से हम लोग का सॉल्यूशन का 3 टाइप होता है, ठीक है। हम लोग के सॉल्यूशन का जो फॉर्मेशन है इसके 3 कैटेगरी में बांटा गया है, तो ध्यान से सुनना। तो नेट डेल्टा एच क्या होगा, तो यहाँ पे इसको डेल्टा H1 बोल देते हैं इजी करने के लिए, वहाँ डेल्टा H2 बोल देते हैं इसको हम लोग। तो डेल्टा एच नेट क्या होगा जी, तो डेल्टा एच जो नेट होगा ये क्या होगा, H1 मतलब बॉन्ड तोड़ने का एनर्जी, और H2 मतलब बॉन्ड फॉर्म करने का एनर्जी।
इसका सम होगा, इसका सम होगा। तो डेल्टा H1 प्लस H2, ठीक। ठीक है, अब ध्यान दोगे डेल्टा H जो नेट का हम बात कर रहे हैं, तो डेल्टा H नेट का मतलब क्या है? डेल्टा H ऑफ ब्रेकिंग प्लस डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन, यानी H1 प्लस H2 का जो हम बात कर रहे थे। अब डेल्टा H जो नेट है या तो जीरो हो सकता है। जीरो कब होगा जी? जब ब्रेकिंग का वैल्यू क्या था? पॉजिटिव था और फॉर्मेशन वैल्यू नेगेटिव है। जीरो बोलने का मतलब क्या? दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा तब जीरो होगा। या डेल्टा H क्या हो सकता है? डेल्टा H पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, या फिर क्या होगा? या फिर आपका नेगेटिव होगा, होगा नेगेटिव होगा। पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव, ठीक है। तो जब भी डेल्टा H नेट जीरो होता है तो हम बोलते हैं सॉल्यूशन का आपका क्या है? आइडियल है। क्या है आपका? आइडियल है, ठीक है। जब भी डेल्टा H नेगेटिव होता है तो क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन आप डेल्टा H नेगेटिव और पॉजिटिव इन दोनों को बोला गया है नॉन आइडियल। एंड जब ए और बी को मिलाएंगे तो डेल्टा H नेट अगर पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, दोनों केस होगा नॉन आइडियल का। आइडियल किसको बोला गया है? तो आइडियल बोला गया है जब जीरो होता है। जब नेट H डेल्टा H जीरो होगा तो उसको बोलते हैं आइडियल, नहीं तो बोलेंगे नॉन आइडियल। जब भी पॉजिटिव होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है। और जब भी डेल्टा H नेगेटिव होता है तो उसको बोला गया है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब ध्यान दोगे, ठीक है। तो आपको डेल्टा H के बेसिस पे आइडियल नॉन आइडियल क्लियर हो चुका है। अब ध्यान देना, तो आपका आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? हम लोग सीख चुके हैं कि आइडियल सॉल्यूशन का डेल्टा H क्या होता है। डेल्टा H नेट क्या होता है? जीरो होता है। तो जो डेल्टा H नेट था उसका यहाँ पे लिखा गया डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग लिखा हुआ है। तो डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग क्या होता है? जीरो होता है। अब ध्यान देना, जब मिक्सिंग जीरो होगा तो सिस्टम सराउंडिंग कर हम बात करें तो आपका सिस्टम क्या? सॉल्यूशन होगा सिस्टम है, और सॉल्यूशन के बाहर जो भी है वो आपका सराउंडिंग होगा। तो सिस्टम और सराउंडिंग का हम बात करें तो सिस्टम का डेल्टा H क्या है? तो सिस्टम का डेल्टा H मिक्सिंग मतलब सिस्टम का डेल्टा H यदि जीरो है तो जब सिस्टम हीट लूज या गेन नहीं करेगा तो सराउंडिंग भी हीट या लूज या गेन नहीं करेगा। सिंपल सा चीज़ है कि जो सिस्टम हीट लूज करता है सराउंडिंग गेन करता है, जो सराउंडिंग हीट लूज करेगा उस सिस्टम गेन करेगा। तो यहाँ पे अगर सिस्टम में एनर्जी का कोई चेंज नहीं हुआ है तो सराउंडिंग में भी एनर्जी का कोई चेंज नहीं होगा, तो सराउंडिंग का एनर्जी चेंज भी क्या होगा? जीरो होगा। अब ध्यान देना, आखिर डेल्टा H मिक्सिंग जीरो क्यों हो रहा है? जीरो इसलिए हुआ था क्योंकि जितना एनर्जी आप बॉन्ड तोड़ने में दिए हो उतना ही बॉन्ड फॉर्म करने में निकला है। हम लोग क्या सीखे हैं कि डेल्टा H नेट यानी मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, तो आपको हम समझा चुके हैं कि मिक्सिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि दो बॉन्ड टूटना। यहाँ पे ए और ए का बॉन्ड टूट रहा है, बी और बी का बॉन्ड टूट रहा है, और दो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यानी ए और बी का बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो इसमें नेट डेल्टा H जीरो कब होगा? जब बॉन्ड तोड़ने में जितना आप एनर्जी दोगे उतना ही बॉन्ड फॉर्म करने में निकलेगा। अल्टीमेटली डेल्टा H जीरो कब होगा जी? जब जितना एनर्जी आप बॉन्ड तोड़ने में दोगे उतना ही एनर्जी का बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद निकलेगा। और एक कब पॉसिबल है? जब इंट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? सेम होगा, यानी सेम टाइप के इंट्रैक्शन फोर्स को तोड़ोगे और सेम टाइप का इंट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? फॉर्म करेगा। तो दोनों का वैल्यू अगर सेम रहेगा तभी पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा जीरो कब करेंगे? जब दोनों का जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है सेम होगा। तो वही चीज़ यहाँ समझाया हुआ है कि आइडियल सॉल्यूशन जो बात कर रहे हैं, जो डेल्टा H मिक्सिंग जीरो कब होता है? जब ए और ए का इंट्रैक्शन फोर्स, यानी यहाँ पे इंट्रैक्शन फोर्स का हम बात कर रहे हैं, जब ए और ए का इंट्रैक्शन फोर्स बी और बी के इंट्रैक्शन फोर्स के बराबर हो, और उसके बाद यानी और उसके बाद जो नया फॉर्मेशन होगा ए बी का, उसका फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन भी क्या होगा? सिमिलर रहेगा। क्या रहेगा? सिमिलर रहेगा।
ठीक है। तो ए और ए का इंटरेक्शन फोर्स बी और बी के इंटरेक्शन फोर्स के क्या हो, बराबर हो, और जो नया इंटरेक्शन फोर्स क्रिएट होगा ए बी का, वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, सिमिलर होना चाहिए, वो भी क्या होगा, सिमिलर होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये तो पहला पॉइंट बना हो गया कि डेल्टा जीरो कैसे बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं डेल्टा वी, यानी वॉल्यूम में चेंज होगा कि नहीं होगा। तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, तो ध्यान ना, अगर मान लेते हैं आप ए और बी को मिला रहे हो, तो अगर ए है मान लेते हैं 100 ml और बी भी अगर मान लेते हैं 100 ml है, ठीक है। तो ए और बी को मिलाने के बाद तो इनिशियल वॉल्यूम कितना होता है, 100 + 100 कितना होगा, 200 होगा। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा जी, तो 200 होगा। अब ध्यान ना, ए और बी को जब मिलाएंगे तो आपका एक सॉल्यूशन क्रिएट होगा। तो इसमें ए और बी मिलकर बना हुआ है, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है। पॉइंट ये बोला गया है कि क्योंकि ए और ए का इंटरेक्शन फोर्स क्या है, सेम का वैल्यू बी और बी के इंटरेक्शन फोर्स का बराबर है, और जो नया इंटरेक्शन फोर्स क्रिएटेड है ए बी का, उसका फोर्स भी वैल्यू क्या है, बराबर है। यानी पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन फोर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो अगर इंटरेक्शन फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज देखा नहीं जाएगा। यानी आपको जो नया वॉल्यूम होगा ए और बी का, वो मिला के कितना हो जाएगा, वो मिला के हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो इनिशियल वॉल्यूम भी 200 है और फाइनल वॉल्यूम भी क्या है, 200 है। तो डेल्टा वी का चेंज, तो डेल्टा वी यानी वॉल्यूम में चेंज कितना होता है, 0 होगा। तो आपके आइडियल सॉल्यूशन का डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी क्या होता है, 0 होता है। आपके आइडियल सॉल्यूशन का डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक, ये रहा आइडियल सॉल्यूशन का डेल्टा एच इन डेल्टा वी। ठीक, अब ध्यान देंगे, अगर हम बात करते हैं इंट्रोपी चेंज का, तो आपको पता है कि मिक्सिंग जो है ना, सॉल्यूशन फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेल्टा जी क्या होता है जी, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेल्टा जी आपको पता है, डेल्टा जी होता है नेगेटिव। ठीक है, डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, और आपको पता है कि डेल्टा जी बेसिकली क्या होता है, डेल्टा जी बेसिकली होता है माइनस टी डेल्टा एस, माइनस टी डेल्टा एस टोटल। तो डेल्टा एस टोटल क्या होता है, तो डेल्टा एस टोटल होता है टोटल एंट्रोपी चेंज। ठीक है, डेल्टा एस टोटल का मतलब होता है टोटल एंट्रोपी चेंज। टोटल एंट्रोपी चेंज के अंदर दो टर्म रहेगा, एक रहेगा सिस्टम का और एक रहेगा सराउंडिंग का, एक रहेगा सराउंडिंग का। तो टोटल एंट्रोपी के अंदर दो टर्म है, एक सिस्टम है, एक सराउंडिंग है, एक सिस्टम है, सराउंडिंग है। बता ना, जब भी कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, यानी खुद अपने आप ऑकर करेगा, उसका डेल्टा जी नेगेटिव होता है और डेल्टा एस टोटल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेल्टा एस टोटल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, अब ध्यान देना, तो डेल्टा एस टोटल क्या होगा, सिस्टम आपके सॉल्यूशन फॉर्मेशन का, यानी आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करने का डेल्टा एस टोटल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, तो डेल्टा एस टोटल दो का सम होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग का। तो बात करते हैं सिस्टम का, तो ध्यान देना, जब आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करता है तो सिस्टम में क्या होता है, और मान लेते हैं कि पहले ए था और बी था, अलग अलग, दोनों को मिला दिया आप, इन दोनों को मिला दिया, ए बी बन गया। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में एक डिसऑर्डर आ चुका है, पहले ए था अब क्या है, ए बी है। तो कहीं ना कहीं मिक्सिंग प्रोसेस में आपका जो पार्टिकल्स है वो, और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन था, यानी जो उस ऑर्गेनाइज वे में था, वो डिसऑर्गेनाइज हो चुका है, वो डिसऑर्गेनाइज हो चुका है। तो हम लोग क्या सीखते हैं कि एंट्रोपी कहीं ना कहीं डिसऑर्डर का प्रोपोर्शन होता है। ये सिस्टम में जितना डिसऑर्डर बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, एंट्रोपी ज़्यादा होगा। तो अल्टीमेटली ड्यूरिंग मिक्सिंग क्या होता है, सिस्टम में डिसऑर्डर आपका, ठीक है, तो अल्टीमेटली सिस्टम में क्या होगा, डिसऑर्डर होते जाएगा सिस्टम। ठीक, तो डिसऑर्डर होगा तो क्या होगा, आपका एंट्रोपी चेंज क्या होता है, बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग का, तो सिस्टम में एंट्रोपी चेंज क्या होगा जी, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कि सिस्टम जो है
सिस्टम जो है उसमें ए और बी पहले अलग अलग था, अब ए और बी को तुम मिला दिए हो, सिस्टम में एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज हो चुका है। ठीक, लेकिन वो पता है कि ड्यूरिंग इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग इस प्रोसेस में वो क्या रहा है कि आपका सिस्टम से कोई हीट बाहर नहीं जा रहा है, क्योंकि सिस्टम सराउंड में लिंक कैसा होता है, तो सिस्टम में अगर कोई हीट का एक्सचेंज होता तो हीट अगर सिस्टम रिलीज करता तो सराउंडिंग को तुम डिस्टर्ब करते, तुम सराउंडिंग को डिस्टर्ब करते। बट आपको पता है इस ड्यूरिंग होल प्रोसेस डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच होल प्रोसेस में क्या है, जीरो है। तो आपका सिस्टम में तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट चूंकि सिस्टम से कोई हीट बाहर नहीं निकला है और नहीं कोई हीट अंदर आया है, तो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो सराउंडिंग को तब फर्क पड़ता है जब उसमें सब हीट निकालते या हीट देते। ठीक है, आप या तो हीट निकालोगे या तो हीट आप दोगे, तभी सराउंडिंग को फर्क पड़ेगा। ठीक है, तभी सराउंडिंग को फर्क पड़ेगा। ठीक, तो इसमें सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हो उसमें डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, तो टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, बट सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, और चूंकि मिक्सिंग प्रोसेस स्पॉन्टेनियस इवेंट है तो डेल्टा जी क्या होगा, तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये सारा पैरामीटर्स आपको याद रखना है। एक कॉम्पिटिशन में पूछ सकता है, कॉम्पिटिशन में आ सकता है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकता हूँ। चलो यहाँ तक कोई डाउट है, मधु, शुभम, प्रत्युषा, दीपक? सर और एक बार बोल दीजिए। ठीक है, कहाँ नहीं समझ प्रत्युषा, बताओ मतलब बता कि पूरा पूरे एक बार बता दे फिर से। यस सर। देखो पूरा समझने के लिए थोड़ा सा आपको एंट्रोपी से आना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग वहीं पर गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, ध्यान देना बच्चे लोग, एंट्रोपी का कुछ मतलब होता है। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, ठीक है, जब भी एंट्रोपी बोलते थे, एंट्रोपी का मतलब होता है, देखो ध्यान से, एंट्रोपी का मतलब होता है फ्रीडम, मतलब जहाँ आपको फ्रीडम ज़्यादा दिखे वहाँ पे एंट्रोपी ज़्यादा है। फ्रीडम है जहाँ आपको मोशन ज़्यादा दिखेगा, मोशन यानी मूवमेंट दिखेगा। ठीक है, मोशन बोल सकते हो या काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो। तो जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा वहाँ पे एंट्रोपी ज़्यादा होता है। तो एंट्रोपी को आपको बस इसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आपको याद रखना है। ठीक है, इसका आपको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट याद रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है फ्रीडम, इसका मतलब होता है मोशन, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है डिसऑर्डर। क्या होता है, डिसऑर्डर। ठीक है, इसका मतलब होता है, एंट्रोपी का मतलब होता है इनडिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन नहीं, इनडिसिप्लिन, जहाँ पे आपको क्योस दिखेगा, यानी कोई कोई लॉजिक नहीं है, कोई भी ऑर्डर नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग। तो बोलते हैं वहाँ की एंट्रोपी क्या है, हाई है, वहाँ की एंट्रोपी क्या है, हाई है। ठीक है, तो ध्यान देना। तो आपको बोला क्या गया है कि जहाँ भी एंट्रोपी जिसका हाई दिखेगा, यानी बोला गया है कि अगर आपका सिस्टम अगर स्पॉन्टेनियस है ना, ठीक है, ठीक है, तो बोला गया है कि फॉर एनी स्पॉन्टेनियस इवेंट, मतलब कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर होगा, इवेंट बोले या प्रोसेस बोले, तो उसका एंट्रोपी हमेशा बढ़ता है। ठीक है, ठीक है, तो उस फॉर एनी स्पॉन्टेनियस इवेंट या प्रोसेस क्या होता है, आपका एंट्रोपी हमेशा बढ़ता है। तो कौन सा एंट्रोपी बोला गया है, तो टोटल एंट्रोपी। इस एंट्रोपी जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं टोटल एंट्रोपी। ये थर्मो का सेकंड लॉ है, ये थर्मो का सेकंड लॉ है। ठीक है, तो किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होता है, हमेशा एंट्रोपी चेंज के बोले क्या बोले, जब भी कोई प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो आपका एंट्रोपी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, आपका टोटल एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब टोटल एंट्रोपी इंक्रीज करे तो मान लेते हैं कि टाइम T1 है, टाइम T1 है एंड टाइम T2 पे बात कर रहे हैं, तो एंट्रोपी अगर S1 S2 का हम बात करेंगे तो क्या होगा, तो डेल्टा एस, तो S1 S2 S2 S1 से बड़ा होगा, तो डेल्टा एस क्या वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेल्टा एस कौन सा एस,
तो टोटल एस क्या होगा, तो डेल्टा एस वन टोटल, डेल्टा एस टू टोटल और डेल्टा चेन टोटल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। प्रत्युषा यहाँ तक ठीक बच्चा? यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर आपको। अब ध्यान ना, इसी को लिंक किया गया डेल्टा जी से। तो अब देखो जो टोटल, अब जो एस टोटल होता है, इस टोटल में सिस्टम सराउंडिंग दोनों टर्म होता है, सिस्टम भी होता है सराउंडिंग भी होता है। ठीक है, दोनों मिला के टोटल इंटरवल बनता है। तो अगर हम बात करेंगे चेंज इन टोटल इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन सिस्टम प्लस चेंज इन सराउंडिंग प्लस चेंज इन सराउंडिंग। ये ध्यान देना। तो अगर चेंज टोटल एंट्रोपी चेंज का मतलब क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग को ऐड कर देना होता है। ठीक है, तो ये रहेगा ऑल अबाउट क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का सारा चीज समझा दिए। ठीक है, अब ध्यान देना, जब भी कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, अच्छा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसको बोलते हैं, जो अपने आप ऑकर करेगा बिना किसी एजेंट के या बिना किसी के हेल्प के ऑकर करता है, उस प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। जैसे मान लो एक बॉल उठा के आप छोड़ दो, तो बॉल कहाँ जाएगा, वो नीचे जाएगा, टुवर्ड्स क्या होगा, अर्थ की तरफ जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इवेंट, यानी उसको नीचे गिरने के लिए किसी का हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन बॉल को अगर ऊपर फेंकना चाहते हो, बॉल अगर ऊपर फेंकोगे तो ऊपर फेंकने में आपको एनर्जी देना पड़ेगा, यानी आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के बॉल ऊपर अपने आप नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऊपर भेजना क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, एंड जहाँ पे जिस प्रोसेस को करने के लिए किसी का हेल्प का रिक्वायरमेंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक, अब ध्यान देना, तो हम ऐसा बोलते हैं कि जो प्रोसेस है, प्रोसेस को हम 3 कैटेगरी बांट दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला कैटेगरी होता है स्पॉन्टेनियस, सेकंड कैटेगरी क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस, थर्ड कैटेगरी होता है प्रोसेस इन इक्विलिब्रियम, प्रोसेस इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बोले या बोल सकते हैं रिवर्सिबल होते हैं, इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। इन तीनों के लिए क्या बोला गया है कि जब भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो डेल्टा एस टोटल होता है, ए पॉजिटिव होता है। और आपको पता होना चाहिए, एक पैरामीटर हम डिफाइन करें आपके लिए, डेल्टा जी। डेल्टा जी किसको बोला है, तो डेल्टा जी बोला गया है माइनस टी, टी मतलब टेम्परेचर, डेल्टा एस टोटल, इसको बोला गया है डेल्टा जी बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना। और डेल्टा जी के लिए एक और टर्म होता है, डेल्टा जी के लिए एक और टर्म होगा, इसलिए कंफ्यूज मत करना। डेल्टा जी के लिए एक और टर्म होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा एच है सिस्टम का होता है और डेल्टा एस भी सिस्टम का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज कर जाओगे कि डेल्टा जी को हम यहाँ लिख दे रहे हैं माइनस टी डेल्टा एस, और यहाँ भी लिख रहे हैं माइनस टी डेल्टा एस, यहाँ भी है। बट गौर करना, यहाँ पे जो डेल्टा एस है टोटल है, और यहाँ पे डेल्टा एस क्या है, सिस्टम का है। तो ये ध्यान देना। तो कभी कभी बुक्स में इसको ऐसा, बुक्स में जो होता है ना, आपको ये बताया नहीं रहेगा, तो बुक्स में डायरेक्टली लिखा रहता है कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ पे जो डेल्टा एस है सिस्टम का डेल्टा एस है, और यहाँ जो डेल्टा एस है वो टोटल डेल्टा एस है। ये ध्यान देना आप लोग। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान देना। अब ध्यान देना कि डेल्टा जी बेसिकली हम डिफाइन क्या कर रहे हैं, तो माइनस टी डेल्टा एस टोटल डिफाइन किए, तो डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी का इम्पैक्ट क्या होगा, तो डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है उसका डेल्टा एस टोटल क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर बात करते हैं कि आपका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है या इक्विलिब्रियम में है, उसके से बोलता है कि डेल्टा एस टोटल क्या होता है, तो ये वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू होता है 0, तो डेल्टा जी भी क्या होगा, 0 होगा। तो आपको आगे समझने के लिए ये टर्म पता होना चाहिए। ठीक है, कि कब डेल्टा एस टोटल डेल्टा जी में रिलेशन क्या होता है और कब वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, तो इतना अगर आपको समझ में आ चुका है तो हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट हो चलो। नो सर। यहाँ तक क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान देना, तो जब आप मिक्सिंग कर रहे थे तो मिक्सिंग देखो, जैसे मान लो कि तुम इंक को डालते पानी में, ठीक है,
तो आप जब मिक्सिंग करोगे तो मिक्सिंग अपने आप होता है, आपको किसी को हेल्प नहीं चाहिए होता है। इंक को डालोगे पानी में तो क्या होगा, इंक अपने आप पानी में घुल के सॉल्यूशन फॉर्म कर लेता है, ठीक है। या इंक का बोतल का इंक भी लिक्विड है और पानी भी लिक्विड है, दोनों को मिलाने से क्या होगा, सॉल्यूशन अपने आप बन जाएगा। आपको कोई हेल्प कर, आप उसमें आपके किसी इन्वायरमेंट का कोई जरूरत नहीं होता है। यानी जो मिक्सिंग प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस इवेंट होता है। तो स्पॉन्टेनियस इवेंट का क्या बोला गया है कि डेल्टा टोटल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव कर दिया हम, ठीक है। और इसका डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना कि टोटल के अंदर दो टर्म था, टोटल एंट्रोपी के अंदर सिस्टम है, सराउंडिंग है। तो चूंकि मिक्सिंग कर रहे हो तो मिक्सिंग हो रहा है, तो मान लेते हैं कि बोतल आपका बोतल ए है और बोतल बी इसको आप मिल लेती है। तो यहाँ पे आपका सॉलिड ए था और यहाँ सॉलिड बी था मान लेते हैं। जब मिला दिए दोनों बोतल को तो यहाँ पे ए भी बन गया। तो अब देखो इस प्रोसेस हो क्या रहा है कि आपका ए और बी, पहले एक बोतल में सिर्फ ए था और एक बोतल में सिर्फ बी था, लेकिन अब क्या होगा, अब बोतल में मिक्सिंग में क्या होगा, ए और बी दोनों एक साथ आ गया, तो आपके सिस्टम का जो डिसऑर्डर है वो बढ़ गया, ठीक है। पहले सिस्टम दो बोतल में अलग अलग ए और बी अलग अलग था, तो उसमें एक ऑर्डर था, अब इसमें ऑर्डर नहीं है। तो इसलिए इस डिसऑर्डर के कारण क्या होता है, आपका टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो गया। तो तब ऐसा बोलोगे कि आपके सिस्टम का डिसऑर्डर बढ़ चुका है, या बोलोगे कि मिक्सिंग प्रोसेस में आपको कोई हेल्प, किसी के भी हेल्प का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा, तो इसलिए क्या होगा, टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। उसमें ध्यान देना, सिस्टम में फिर डिसऑर्डर बढ़ा तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। बट ध्यान देना, इस प्रोसेस में डेल्टा एच का कोई भी चेंज नहीं हुआ, डेल्टा एच का जीरो है इस प्रोसेस में। तो सिस्टम से कोई हीट बाहर नहीं गया और ना ही हीट अंदर आया है। तो जब सराउंडिंग से आप हीट निकालोगे नहीं, जब सराउंडिंग से आप हीट निकालोगे नहीं, तो क्या होगा, सराउंडिंग में कोई डिस्टर्बेंस होगा क्या, नहीं। सिंपल सा बात है कि सराउंडिंग से ना आप हीट अब्जॉर्ब किया ना हीट दिए हो, नहीं, सराउंडिंग जैसा का था वैसा ही रहेगा। तो सराउंडिंग एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये रहा पैरामीटर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है प्रतीक्षा? No, sir. ठीक है, ध्यान देना, आइडियल सॉल्यूशन का पैरामीटर तो समझ में आया कि आइडियल सॉल्यूशन का डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एस टोटल क्या होता है, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज क्या होगा, ये सबको समझ में आ चुका है। हमको सीखना है कि आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या क्या पॉसिबल है। तो ध्यान देना, जब आइडियल सॉल्यूशन, जब भी हम एग्जांपल ढूंढते हैं तो आपके पास एक चीज फिट करना है आपको। टू फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन आपको दो बातें फोकस करना है। जो कंपोनेंट्स लोगे आप, जिसका आप सॉल्यूशन बना रहे हो, जिस कंपोनेंट को आप लोगे, ध्यान देना, आपका जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स शुड बी फ्रॉम सेम फैमिली। सेम फैमिली का मतलब क्या है कि अगर अल्केन हो तो अल्केन ही होना चाहिए। तो फैमिली का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप, यहाँ फैमिली का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। फैमिली से मतलब है फंक्शनल ग्रुप, यानी सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अच्छा, ये कंडीशन हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, आपका जो इंट्रैक्शन फोर्स जो है, आपका जो इंट्रैक्शन फोर्स है उसका वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। मतलब सेम फैमिली मतलब है, इससे आपका इंट्रैक्शन फोर्स का नेचर सेम हो जाएगा। इस कंडीशन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, नेचर ऑफ इंट्रैक्शन फोर्स विल बी सेम। नेचर ऑफ इंट्रैक्शन फोर्स, IF मतलब इंट्रैक्शन फोर्स इज सेम। जैसे मान लिया अल्कोहल है, तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो अगर दो अलग अलग आप अल्कोहल लेते हो तो उसमें उसका नेचर क्या हो जाएगा, दोनों में H बॉन्डिंग होगा, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अगर मान लेते आप लेते हो अल्केन, तो अल्केन क्या होता है, नॉन पोलर। तो अगर फैमिली सेम रहेगा तो दो अलग अल्केन में जो इंट्रैक्शन फोर्स का नेचर होगा सेम रहेगा। और अगला कंडीशन क्या होना चाहिए कि मास जो होगा, जो कंपाउंड का मास होगा, मास डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। मास डिफरेंस, क्योंकि इंट्रैक्शन फोर्स मास पे डिपेंड करता है, तो मास डिफरेंस शुड बी मिनिमम, शुड बी मिनिमम।
तो जितना मास डिफरेंस कम होगा उतना बेटर है, क्योंकि आपका जो इंटरेक्शन फोर्स है वो मास पे डिपेंड करता है। इंटरेक्शन फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मास। तो मास डिफरेंस हम मिनिमम रखेंगे तो क्या होगा, इंटरेक्शन फोर्स में क्या होगा, डेविएशन बहुत कम होगा। तो अल्टीमेटली आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या होना चाहिए, तो आपका मास, आपका इंटरेक्शन फोर्स सेम होना चाहिए। इंटरेक्शन फोर्स सेम होने के लिए क्या वो कंडीशन रख रहे हैं हम कि आपका जो भी कंपोनेंट्स होगा सेम फैमिली का होना चाहिए एंड उसका मास डिफरेंस कम होना चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल देख ले, पहला एग्जाम्पल ये हेक्सेन एंड हेप्टेन, दोनों अल्केन फैमिली का है और दोनों का मास डिफरेंस मिनिमम है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या है, बेंजीन एंड टोलुइन, दोनों सेम फैमिली का है और दोनों में मास डिफरेंस मिनिमम है। इथाइल ब्रोमाइड इथाइल हाइड्राइड, ये भी क्या होगा, ये भी दोनों मिलके आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। तो दोनों अल्काइल हैलाइड फैमिली का है और दोनों का मास डिफरेंस क्या है, मिनिमम है। इथानॉल एंड प्रोपेनॉल, दोनों अल्कोहल का है और दोनों का मास डिफरेंस क्या है, मिनिमम है, ठीक है। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल याद रखना है, ये सब आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर सकता है। लॉजिक क्या है जी, तो लॉजिक हम बता दिए। आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए लॉजिक समझ में आ गया कि आपका जो आपका फैमिली होना चाहिए, ठीक है, जो कंपोनेंट होना चाहिए सेम फैमिली का होना चाहिए और मास डिफरेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट पे चलो तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक लोग क्लियर है No, sir. कि आइडियल नॉन आइडियल कैसे बन, मतलब आपका आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल क्लियर है, लॉजिक क्लियर है, ऐसा क्यों किसको चूज करने का लॉजिक क्या होता है वो समझ में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करता हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे, ठीक है। ध्यान देना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप का पॉसिबल है, जो कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि डेल्टा एच के वैल्यू पर डिपेंड करता है। डेल्टा एच नेट यानी मिक्सिंग के वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो डेल्टा एच का वैल्यू अगर नेट का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो बोलते हैं कि डिविजन होगा पॉजिटिव। डेल्टा एच का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो हम क्या बोलेंगे कि इसका सॉल्यूशन टाइप क्या है, नेगेटिव है, यानी आपका ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा सा इंट्रैक्शन फोर्स का जो ऑर्डर है उसको याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आयन डायपोल का इंट्रैक्शन फोर्स जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आगे होता है, जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आयन डायपोल का जो इंट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू है वो आपके एच बॉन्डिंग से आगे है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब आयन डायपोल के बाद एच बॉन्डिंग के बाद क्या होगा जी, तो एच बॉन्डिंग के बाद रखा गया डायपोल को रखा गया है, ठीक है। और फिर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल और फिर क्या होता है, लंडन फोर्सेस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग, इसका एक और नाम होता है डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है। ये आपका मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का टाइप होता है, ये आपके मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का टाइप है। तो आपका आयन डायपोल, फिर क्या है, एच बॉन्डिंग है, फिर क्या डायपोल है, फिर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल है और फिर क्या है, लंडन फोर्सेस है, फिर क्या है, लंडन फोर्सेस है, ठीक। अब ध्यान देना, आपका जो डेविएशन है, आपका डेविएशन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, या पता चल चुका है। तो सबसे पहले मूव करते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन किसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन किसको बोलते हैं, तो ध्यान देना, तो पॉजिटिव डेविएशन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन पे, ठीक है। तो डेविएशन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है जी, मतलब ये होता है कि जब सॉल्यूशन बन रहा था तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग का दो टर्म से बना हुआ है। तो ये जो डेल्टा एच मिक्सिंग है इसके अंदर दो टर्म था, एक था बॉन्ड तोड़ने, एक था बॉन्ड ब्रेक करने का और एक था बॉन्ड फॉर्मेशन का। बॉन्ड मतलब इंट्रैक्शन, यानी हम क्या बोलते हैं कि जब सॉल्यूशन फॉर्म किया था तो ए और ए का बॉन्ड तोड़ रहे हैं हम ए और ए का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, हम लोग बी और बी का बॉन्ड तोड़ रहे हैं और आपका ए और बी का नया बॉन्ड फॉर्म किया था, ठीक है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन मतलब डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब कैसे मतलब था कि ए और ए
ये जो वैल्यू है, जो बॉन्ड तोड़ने का जो वैल्यू बड़ा होगा, तो आपका बॉन्ड तोड़ने में का वैल्यू बड़ा होगा, यानी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होता है और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होता है। तो दोनों का सम पॉजिटिव तभी होगा जब बॉन्ड ब्रेक करने में आप ज़्यादा एनर्जी दोगे। और बॉन्ड ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी कब दोगे? जब बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। इसका मतलब है कि ए और ए का बॉन्ड और बी का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू ए बी। तभी क्या होगा, आप जितना एनर्जी बॉन्ड तोड़ने में दोगे उतना एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं निकलेगा, उतने में बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी नहीं निकलेगा। तो पॉजिटिवेशन कब होता है? जब मिक्सिंग के बिफोर जो इंट्रैक्शन फोर्स है वो हाइयर होगा एज कम्पेयर टू जब मिक्सिंग के बाद जो नया इंट्रैक्शन फोर्स बिल्ड हो रहा है उसका वैल्यू भी उससे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो बिफोर मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग में जो इंट्रैक्शन फोर्स का जो वैल्यू है उसमें चेंजेस होगा, और जो फाइनल इंट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, इनिशियल से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इनिशियल से क्या होगा, कम होगा। तभी डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तभी डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, ये तो डेल्टा एच समझ में आ गया। अब ध्यान देना, बात करें डेल्टा वी पे, तो ध्यान दोगे हम क्या बोल रहे हैं कि हम तो जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो मिक्सिंग जब कर रहे हैं तो अभी जो यहाँ पे ए और ए का इंट्रैक्शन फोर्स है और बी और बी का जो इंट्रैक्शन फोर्स है उससे बॉन्ड क्या वीक हो रहा है। यानी जो नया बॉन्ड बनेगा ए बी का, तो क्या उसमें वीक होगा। तो बॉन्ड वीक होता क्या होगा, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर वॉल्यूम अगर यहाँ पे 100 लेते हैं, यहाँ पे 100 लेते हैं, तो जो नया वॉल्यूम होगा वो कुछ ज़्यादा होगा, क्योंकि अब जो इंट्रैक्शन फोर्स वीक होगा तो क्या होगा, ए और बी में सेपरेशन बढ़ेगा। जितना वीक इंट्रैक्शन होगा उतना ही क्या होगा, ए और बी दूर जाएगा। ए और बी दूर जाएगा मतलब क्या होगा, जब जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम क्या होगा, अब जो वॉल्यूम होगा वो 200 से ज़्यादा होगा। ठीक है, कितना ज़्यादा होगा, तो जनरली जो वैल्यू होता है 200, जो ज़्यादा होता है वो स्लाइटली ज़्यादा होता है। मतलब एक्चुअली वॉल्यूम जो होता है 202 203 के आसपास होता है। ठीक है, 202 203 ऐसा कुछ होगा। मतलब जो इंक्रीज होता है वो स्लाइटली इंक्रीज होता है। ठीक है, तो मतलब ये बोलना चाह रहे हैं क्यों इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि अब जो नया बॉन्ड आपका फॉर्म, यानी जो आपका नया इंट्रैक्शन ए और बी का बना है वो वीकर इंट्रैक्शन है। तो अगर वीकर इंट्रैक्शन हो तो क्या होगा, ए और बी का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो हम डेल्टा वी का बात करते हैं, तो वॉल्यूम चेंज क्या होगा जी, तो वॉल्यूम चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चूंकि वीकर इंट्रैक्शन फॉर्म कर रहा है तो वॉल्यूम चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए जब भी बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन का तो उसका डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा मिक्सिंग का, और डेल्टा वी भी क्या होगा, डेल्टा वी भी पॉजिटिव होता है। डेल्टा वी भी क्या होगा, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, मिक्सिंग मतलब किसका, सिस्टम का। सॉल्यूशन बनाने में आपको इंथैल्पी चेंज चाहिए पॉजिटिव, यानी आपको हीट देना पड़ेगा, तो सिस्टम का इंथैल्पी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ध्यान ना, सिस्टम सराउंडिंग आपस में लिंक होता है, तो सिस्टम अगर हीट गेन करेगा तो कोई ना कोई हीट लूज करेगा। तो हीट कौन लूज करता है, लूज करेगा सराउंडिंग। तो अगर सिस्टम हीट गेन कर रहा है तो सराउंडिंग हीट लूज करेगा। इसका मतलब सराउंडिंग का डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ सिस्टम क्या अगर पॉजिटिव है तो सराउंडिंग का डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग इंट्रोपी पे। ध्यान ना, मिक्सिंग प्रोसेस का जब मिक्सिंग करते हैं तो मिक्सिंग प्रोसेस खुद से ऑकर करता है, इसमें किसी का हेल्प का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड टोटल जो गिब्स एनर्जी का चेंज है डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, लेकिन बात करते हैं अगर सिस्टम सराउंडिंग का, तो ध्यान रखना, क्योंकि इस प्रोसेस में सिस्टम मिक्सिंग जब हुआ था, तो अब ध्यान देना कि अगर मान लेते हैं कि ड्यूरिंग मिक्सिंग हो क्या रहा है, ध्यान देना ड्यूरिंग मिक्सिंग हुआ था क्या था कि ए और बी का बॉन्ड बना हुआ है, यानी इंट्रैक्शन फोर्स बना हुआ है। अब ये बॉन्ड टूटेगा और एक नया इंट्रैक्शन बनेगा ए बी का। तो ध्यान देना, इस ए बी के इंट्रैक्शन फोर्स में चूंकि बॉन्ड वीक हो चुका तो इसका मोशन क्या होगा, आसान हो जाएगा। क्योंकि पहले का इंट्रैक्शन फोर्स ए और बी का क्या था, स्ट्रॉन्गर था, तो उनका मोशन थोड़ा डिफिकल्ट था। जब नया इंट्रैक्शन फोर्स तुम बिल्ड करोगे, इसमें एक ये हो रहा है कि आपका एक डिसऑर्डर बढ़ रहा है, यानी आपका जो अरेंजमेंट है उसमें आपका डिसऑर्डर बढ़ा है। प्लस क्या है, क्योंकि बॉन्ड वीक हो रहा है, तो बॉन्ड वीक होगा तो क्या होगा, आपका ए और बी का मूवमेंट क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो आसान होगा तो मोशन इंक्रीज करेगा। मोशन इंक्रीज करेगा इसका मतलब क्या है, आपका एंट्रोपी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी इस प्रोसेस में सिस्टम का एंट्रोपी चेंज क्या है, पॉजिटिव है। सिस्टम का एंट्रोपी चेंज क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो जब भी पॉजिटिव में सिस्टम का एंट्रोपी चेंज क्या पॉजिटिव होगा। बात करें हम लोग सराउंडिंग का,
बात करें सराउंडिंग का, तो ध्यान देना सराउंडिंग में होता क्या है, क्योंकि तुम सराउंडिंग का डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी सराउंडिंग अपना हीट लूज कर रहा है और सिस्टम को दे रहा है। तो अब सराउंडिंग से तुम हीट अब्जॉर्ब करो तो सराउंडिंग का टेम्परेचर तुम घटाओगे, सिंपल सा बात है कि सराउंडिंग को तुम हीट को गेन कर रहे हो, सराउंडिंग हीट लूज कर रहा है, तो सराउंडिंग हीट लूज करेगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, यानी जो भी है आप सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब कर रहे हो तो सराउंडिंग का अल्टीमेटली क्या होगा, वहाँ का एनर्जी अगर लूज करे तो वहाँ का जो मोशन है, यानी वहाँ का जो फ्रीडम था, मोशन था, वो डिक्रीज करेगा। तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास कोई सिस्टम हो से तुम मतलब कहीं से हीट निकालोगे तो वहाँ के पार्टिकल का एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो आप अल्टीमेटली कर क्या रहे हो कि सिस्टम सराउंडिंग से हीट गेन कर रहा है तो सराउंडिंग हीट लूज करेगा तो सराउंडिंग के पार्टिकल का एनर्जी घटेगा, पार्टिकल की एनर्जी का घटेगा तो पार्टिकल का मोशन घटेगा, यानी पार्टिकल का फ्रीडम घटेगा, यानी पार्टिकल का एंट्रोपी डिक्रीज करेगा। तो अल्टीमेटली क्या है, सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा। दोनों का सम पॉजिटिव होगा, दोनों का सम पॉजिटिव होगा, इसलिए टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है। बट अगर आप इंडिविजुअली बोलोगे तो सिस्टम एंड सराउंडिंग में सिस्टम का पॉजिटिव होगा, सराउंडिंग का नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल दिया था ना, तो आपका पॉजिटिव डिविजन का एग्जाम्पल क्या है पॉसिबल है जी। एग्जाम्पल बोला गया है अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर। ठीक है, मतलब अल्कोहल और वाटर है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बट अल्कोहल का जो एच बॉन्ड है वीकर एच बॉन्ड है। ठीक है, तो अल्कोहल जब वाटर से बनाएगा, जब अल्कोहल और वाटर को मिक्स कर दोगे तो अल्कोहल और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वीक जो अल्कोहल और वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या वीक होगा। सिमिलर एग्जाम्पल होगा ईथर प्लस अल्कोहल। तो इन दोनों केस में क्या होता है, दोनों केस में स्ट्रॉन्गर एच बॉन्ड टूटेगा, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है और वीकर हाइड्रोजन फॉर्म करता है। इसलिए क्या होगा, जो नया इंट्रैक्शन फोर्स है वीक हो चुका है, इसलिए इसलिए क्या होता है आपका डेल्टा एच जो है इस मिक्सिंग का पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल क्या होगा, एसीटोन प्लस अल्कोहल। इन तीनों का लॉजिक है कि तीनों में बिगनिंग में स्ट्रॉन्गर एच बॉन्ड था और मिक्सिंग के बाद क्या होता है, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्लेस हो रहा है वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड से, इसलिए क्या होता है इन तीनों में डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अल्कोहल प्लस वाटर या फिर ईथर प्लस वाटर या फिर एसीटोन प्लस अल्कोहल, ये सारा एग्जाम्पल हो सकता है आपके पॉजिटिव डेविएशन का, आपके पॉजिटिव डेविएशन का। ठीक, इसमें कोई दिक्कत हो चलो आप लोग को तो पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं आप लोग को। नेक्स्ट हम आते हैं, अगर डेविएशन नेगेटिव हो तो कब होता है। तो डेविएशन नेगेटिव बोलने का मतलब है आपका जो नेट डेल्टा एच है, आपका जो नेट डेल्टा एच है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेट डेल्टा एच नेगेटिव कब होगा, तो जब आप जितना एनर्जी बॉन्ड तोड़ने में दोगे उससे ज़्यादा एनर्जी बॉन्ड बनने में निकलेगा। ठीक है, तो तब पॉसिबल है कि जब आपका जो नया बॉन्ड है, यानी जो नया इंट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है ए और बी के बीच में, अगर स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है, यानी ए और बी का इंट्रैक्शन फर्स्ट स्ट्रॉन्गर होगा ए और बी के रिस्पेक्ट में, उस केस में क्या होता है आपको बॉन्ड तोड़ने में कम एनर्जी देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि बॉन्ड तोड़ने में आप 50 दिए और हम बोल रहे हैं कि ए बी के बनने में 100 निकलता है, इसका मतलब आप एनर्जी दे कितना रहे हो, आप एनर्जी 50 + 50 100 एनर्जी आप दे रहे हो। आप 50 + 50 एनर्जी कितना दिया, नेट एनर्जी आप 100 एनर्जी को आप दे रहे हो। और यहाँ पे जब बॉन्ड ए बी बनेगा तो अब कितना एनर्जी बाहर निकल रहा है, तो 100 एनर्जी बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे जो कि 2 ए बी बनेगा तो यहाँ पे 200 एनर्जी बाहर जा रहा है और 100 एनर्जी आप अंदर दे रहे हो सिस्टम में। तो नेट क्या होगा, तो नेट होगा 100 एनर्जी बाहर जाएगा, यानी नेट डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, इवन चूंकि अब आपका जो ए बी का इंट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्गर बन रहा है तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि अब क्या होगा ए बी क्या होगा, आपस में क्या होगा, पास आना चाहेगा। ठीक है, तो जब भी बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन का, तो नेगेटिव डेविएशन होता क्या है कि पार्टिकल्स, यानी जो डेल्टा एच मिक्सिंग का नेगेटिव होगा, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ध्यान ना, यानी सिस्टम डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब किसका, सिस्टम का। तो सिस्टम का जो डेल्टा एच है क्या है, नेगेटिव है। और बात करते हैं सराउंडिंग का, तो ध्यान ना, क्योंकि सिस्टम हीट लूज कर रहा है, तो सिस्टम अगर हीट लूज करेगा तो सराउंडिंग क्या करेगा, हीट गेन करेगा। सिस्टम सराउंडिंग आपस में इंटरलिंक होता है ना, तो सिस्टम अगर हीट लूज करे तो सराउंडिंग क्या करेगा, गेन करेगा। तो सराउंडिंग का एंथैल्पी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
हम बात करते हैं एंट्रोपी चेन का, हम बात करें एंट्रोपी चेन का, ध्यान देना। तो आपका टोटल एंट्रोपी चेन क्या है? टोटल एंट्रोपी चेन क्या है? पॉजिटिव है। आपका टोटल एंट्रोपी चेन क्या है? पॉजिटिव होगा, क्योंकि मिक्सिंग प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। अब ध्यान ना, इसमें दो कंपोनेंट है, सिस्टम सराउंडिंग। तो चूंकि सिस्टम में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म करा है ना, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म करेगा तो क्या होगा? आपका फ्रीडम डिक्रीज करेगा। पहले ए और ए का बॉन्ड वीक था और बी का बॉन्ड वीक है। अब जो नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है ए और बी का, वो स्ट्रॉन्गर हो चुका है। तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा? उसका मोशन को ब्लॉकेज मिलेगा, यानी मूवमेंट थोड़ा सा ब्लॉक करेगा। तो आपका एंट्रोपी क्या हो रहा है? सिस्टम का एंट्रोपी चेंज क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है, घट रहा है। बस अब सिस्टम हीट लूज करेगा तो सराउंडिंग हीट गेन करेगा। मान लेते हैं सिस्टम से हीट निकला तो सराउंडिंग गेन क्या? सराउंडिंग में क्या है? पार्टिकल्स है, ठीक है। तो पार्टिकल्स को एनर्जी मिला तो क्या होगा? पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज करेगा। तो सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज क्या होगा? तो सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो सिस्टम का नेगेटिव होगा, सराउंडिंग क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। ओवरऑल क्या होगा? तो ओवरऑल दोनों का सम देखोगे तो सिस्टम का नेगेटिव है, बट अल्टीमेटली डोमिनेंट कौन होगा? तो डोमिनेंट ए वाला टर्म होगा, सराउंडिंग वाला। तो दोनों का सम में क्या होगा? डेल्टा एस टर्म आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एस टोटल में सराउंडिंग का टर्म लीड करेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? डेल्टा एस टोटल क्या होगा? पॉजिटिव होता है, ठीक। डेल्टा जी क्या होगा? तो डेल्टा जी चूंकि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव होगा। इससे एग्जांपल क्या हो सकता है जी? जैसे एग्जांपल होगा एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। तो ध्यान ना, क्लोरोफॉर्म पार्टिकल्स में इंटरेक्शन होता है डायपोल डायपोल, ठीक है। और एसीटोन में भी इंटरेक्शन फोर्स होता है डायपोल डायपोल, यानी दोनों का पार्टिकल को अलग अलग लेंगे तो एसीटोन के पार्टिकल्स में इंटरेक्शन फोर्स होता है डायपोल डायपोल, और क्लोरोफॉर्म में होता है डायपोल डायपोल, अगर दोनों को अलग लेंगे तो, ठीक है। अब दोनों को तो मिक्स कर दोगे, और दोनों को मिक्स कर दोगे तो दोनों में क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन एटम है और जो एसीटोन का ऑक्सीजन एटम है, उन दोनों में एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन फॉर्म करेगा, इसका मतलब क्या है? तो पहले जो मिक्सिंग के पहले इंटरेक्शन फोर्स क्या था? डायपोल डायपोल था, एंड डायपोल डायपोल था। मिक्सिंग के बाद कौन सा फोर्स बन गया है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है। बताओगे कि दोनों में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड की डायपोल डायपोल। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ होता है डायपोल डायपोल से ज़्यादा होता है। डायपोल डायपोल से क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि मिक्सिंग के पहले आपका इंटरेक्शन फोर्स वीक था, मिक्सिंग के बाद जो जो नया इंटरेक्शन फोर्स क्रिएट किया हो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन फोर्स है, और स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन फोर्स है। तो अल्टीमेटली क्या है? इस जो सॉल्यूशन बनेगा वो शो करेगा नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि जो नया इंटरेक्शन फोर्स है स्ट्रॉन्गर, उसका वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो? चलो यहाँ तक मैं अंशु, त्रिषा, शुभम, No, sir. ठीक है। अब ध्यान देना, जब आपका नेगेटिव डेविएशन का और भी एग्जाम्पल क्या होगा? तो कोई भी एसिड, ध्यान देना, कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड ले लो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे HCl लिया हुआ है, तो HCl हो या फिर HNO3 हो या फिर H2SO4 हो, तो कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड, तो ध्यान देना आपको ये पता होना चाहिए कि एसिड H+ कहाँ लूज करता है। तो अगर आप एसिड का अगर लोगे, अगर एनहाइड्रेट सॉल्यूशन लोगे, यानी जहाँ पे वाटर नहीं होता है, तो वहाँ पे एसिड अपना H+ लूज नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपको ये समझ में आना चाहिए कि एसिड अगर H+ लूज करता है तो कहाँ लूज करता है? वाटर में। तो कोई भी एसिड अगर होगा तो वाटर रहेगा तो वाटर में ही H+ को लूज करता है, ठीक है। बिना वाटर के कोई भी एसिड H+ लूज नहीं करता है, ये ध्यान देना। यानी हम अगर बोले कि HCl लेंगे, HCl, तो HCl के फॉर्म में ही रहता है, और अगर वाटर में लोग HCl में, तो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या होता है? एसिड ब्रेक करता है H+ में एंड Cl- में। अगर वाटर नहीं लोगे तो एसिड अपने आयन फॉर्म में नहीं टूटता है। तो ध्यान देना कि इनऑर्गेनिक एसिड डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस इफ वाटर इज एब्सेंट, यानी पानी नहीं रहेगा तो आयंस में टूटेगा नहीं, ये ध्यान देना।
ठीक है। यानी अगर बोले कि HCl कैसा कंपाउंड है तो बोलोगे HCl इज ए कोवलेंट कंपाउंड, कि HCl में एक बॉन्ड बना हुआ है ना। वाटर में डालने पे वो आयनिक फॉर्म में टूटता है, लेकिन वाटर अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, HCl का नेचर होता है क्या, कोवलेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, कोवलेंट होता है, H+ NCl-। ठीक, ये ध्यान दोगे आप। तो जो आपका एसिड है, तो आपका जो इनऑर्गेनिक एसिड होता है वो क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड होता है, यानी इसमें बॉन्ड बना हुआ है। और कैसा होगा, पोलर होता है। एसिड मॉलिक्यूल क्या पोलर है ना, तो पोलर मॉलिक्यूल है। और अगर पानी में डालेंगे तो क्या होगा, अपने आयन में ब्रेक करेगा, अपने आयन में क्या होगा, ब्रेक करेगा, अपने आयन में ब्रेक करेगा। ठीक है, तो HCl मॉलिक्यूल जो पोलर मॉलिक्यूल, अब ध्यान देना कि HCl का सोल्यूशन अलग रहेगा, तो पोलर मॉलिक्यूल्स में कौन सा फोर्स होता है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स में फोर्स होता है डायपोल डायपोल। ठीक है, तो HCl के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरेक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, डायपोल डायपोल होगा, डायपोल डायपोल। और वाटर के मॉलिक्यूल में क्या फोर्स होता है, H बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, अगर इन दोनों को मिला दोगे यानी HCl प्लस वाटर को मिला दिए तो HCl टूट जाएगा आयन में और वाटर रहेगा वाटर के फॉर्म में। तो वाटर में अब क्या होगा, चूंकि आयन फॉर्म कर चुका सिस्टम में, तो अब जो नया इंटरेक्शन फोर्स बनेगा, यानी HCl जब डालेंगे पानी में तो आपका आयन और डायपोल का इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी बिफोर मिक्सिंग जो इंटरेक्शन फोर्स था डायपोल डायपोल था, NH बॉन्डिंग था। ठीक है, मिक्सिंग करने के बाद क्या दिख रहा है आपको कि अब जो नया इंटरेक्शन फोर्स बिल्डअप होगा ये होगा आयन डायपोल का। और आपको पता है कि आयन डायपोल जो फोर्स है वो फोर्स इंटरेक्शन डायपोल डायपोल या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड से बड़ा होता है, यानी स्ट्रॉन्गर होता है। इसका मतलब किसी भी इनऑर्गेनिक एसिड, कोई भी अगर इनऑर्गेनिक एसिड लेंगे, चाहे वो HCl हो, चाहे HBr हो, चाहे HI हो, या HM3 हो, या फिर H2SO4 हो, तो किसी भी इनऑर्गेनिक एसिड का पानी में जो सॉल्यूशन होता है वो शो करता है नेगेटिव डेविएशन। क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। क्यों, क्योंकि पानी में डालने के बाद जो आयन क्रिएट होगा तो आयन का जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है वो स्ट्रांग हो जाता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। ठीक है, तो कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड ले ले, उसका पानी में सोल्यूशन होगा तो उसको याद रखना कि शो करता है नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, चलो No, sir. चलो ठीक है। तो आप लोग को नेगेटिव डेविएशन समझ में आ गया, पॉजिटिव डेविएशन किसको बोलते समझ में आ चुका है, आपको आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है समझ में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट एक टर्म हम लोग इसमें ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, एजेट्रॉप किसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक टर्म यहाँ पे आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है एजेट्रॉप। ठीक है, एजेट्रॉप। तो पहले से डेफिनेशन को मैं रीड कर दे रहा हूँ, फिर आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एजेट्रॉप इज अ कांस्टेंट बॉइलिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो एजेट्रॉप इज अ कांस्टेंट बॉइलिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एजेट्रॉप इज अ कांस्टेंट boiling non-ideal solution having same composition in liquid and vapor phase। अब इसको समझो आप ध्यान से। अगर मान लेते हैं कि आपके पास, अगर मान लेते हैं कि नॉर्मली होना क्या चाहिए था, तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास दो लिक्विड है A एंड B। ठीक है, तो दो लिक्विड A एंड B है और हम मान रहे एज्यूम कर रहे हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट वो B का ज़्यादा है। ठीक है, मान लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट B का ज़्यादा है, तो आपको पता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसको वेपर में भेजना डिफिकल्ट होगा, उसको वेपराइज करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा उसका वेपराइजेशन प्रोसेस क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। ठीक, तो अगर मान लेते हैं कि A और B का एक हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, यानी इसमें A और B है, तो A और B का लिक्विड फेज है, बॉटम में क्या है, लिक्विड फेज है, यहाँ पे लिक्विड है। अगर मान लेते हैं कि नीचे से हीट करके इसको वेपर में चेंज करोगे, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे A और B का में अगर रेशियो H/B रेशियो में अगर है, यानी A का अमाउंट A लिया गया, B का अमाउंट B लिया गया है, स्मॉल b, यानी इस रेशियो मौजूद है, तो आप मेरे को बताओ कि अगर वेपराइज करेगा तो A और B और वेपर में जाएगा तो वेपर में किसका कॉम्पोजिशन ज़्यादा होगा, यानी A ज़्यादा होगा कि B ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि लिक्विड में
बी का अमाउंट ज़्यादा है ए से, ठीक है। तो क्या वेपर में बी ज़्यादा रहे कम रहेगा जी? तो इस आंसर क्या बच्चा? बॉइलिंग पॉइंट बी का ज़्यादा है, जो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको सर ए रहेगा। हाँ, तो चूंकि बॉइलिंग पॉइंट बी का ज़्यादा है, तो ऑल्दो बी लिक्विड में ज़्यादा, लेकिन बी का बॉइलिंग पॉइंट जो कि हाई है, तो गैस जब में जल्दी कौन जाए, तो गैस में ए ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब जो वेपर फेज रीच होगा गैस ए में, तो वेपर फेज रीच इन कंपोनेंट हैविंग लेसर बॉइलिंग पॉइंट। तो वेपर फेज किस में रीच होता है? इन कंपोनेंट हैविंग लेसर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसमें क्या होता है, वेपर फेज क्या होता है, रीच होता है, ठीक है। ये ध्यान देना। तो ऐसा नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन ध्यान दो एजोट्रॉप में क्या होता है, तो ध्यान देना। बोला क्या गया एजोट्रॉप में, कि एजोट्रॉप में अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे बी का बॉइलिंग पॉइंट हाई है मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम एज्यूम करें कि ए और बी मिलकर अगर एजोट्रॉप फॉर्म कर रहा है, तो अगर लिक्विड में कॉम्पोजिशन अगर ए और बी रहेगा अगर, तो वेपर में भी सेम कॉम्पोजिशन होगा। इसका मतलब इसका वेपर का जो कॉम्पोजिशन अलग नहीं होगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो एजोट्रॉप इसलिए बोला गया है कि एजोट्रॉप इज कांस्टेंट बॉइलिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन हैविंग सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। यानी आपको जब एजोट्रॉप फॉर्म करता है उसमें ए और बी का में को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, दोनों ए और बी दोनों मिलके सेम कंपोनेंट की तरह बिहेव करेगा, यानी जो कंपोजिशन लिक्विड में वही कंपोजिशन वेपर में मिलने वाला है, ठीक है। यानी इसमें ए और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है सेम हो जाता है, ठीक है। तो कब एक ये जो ये अचीव होता है एक खास कंपोजिशन में, यानी जैसे हम अगर आप ए और बी लोगे, तो ए और बी हमेशा एजोट्रॉप नहीं फॉर्म करेगा, तो एजोट्रॉप फॉर्म करने के लिए खास कंपोजिशन का जरूरत होता है, ठीक है। तो ये था एजोट्रॉप के बारे में इन्फॉर्मेशन में। चलो ध्यान ना, एजोट्रॉप को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप और एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, ठीक है। अब ध्यान ना, इस मैक्सिमम मिनिमम को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि डेविएशन नेगेटिव पॉजिटिव होने से क्या होता है। ध्यान देना, जब भी डेविएशन नेगेटिव या पॉजिटिव होता है, ध्यान देना, जब भी डेविएशन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो अब नया इंटरेक्शन फोर्स बना है, यानी जो ए और बी का इंटरेक्शन फोर्स बना है, ए इसका वैल्यू क्या हो रहा है, इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, यानी इसका इंटरेक्शन फोर्स क्या हो रहा है, घट रहा है। घटेगा तो इसका बॉलिंग क्या होगा, बॉलिंग आसान हो जाएगा, इसका इसका वेपरेशन प्रोसेस आसान हो जाएगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी अगर मान लेते हैं कि इंटरेक्शन फोर्स वीक हो तो क्या होगा, उसको गैस में भेजना आसान है, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, डिक्रीज करेगा। सिमिलरली ध्यान देना, अगर डेविएशन नेगेटिव होता है इसका मतलब क्या होता है, तो ए और बी का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो चुका है, यानी इंटरेक्शन फोर्स क्या हो चुका है, स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो भी इंक्रीज कर जाएगा, वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसके लॉजिक हम यूज करने वाले हैं। तो जब भी पॉजिटिव डेविएशन होता है तो क्या सोच सकते हो आप कि इंटरेक्शन फोर्स वीक हो चुका है, गैस को यानी लिक्विड को वेपराइज करना क्या होगा। तो जब भी पॉजिटिव डेविएशन हो तो वीक हो चुका है इंटरेक्शन फोर्स, तो वेपराइज करना क्या हो, आसान होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, घटेगा। जब भी नेगेटिव डेविएशन हो तो क्या बोल सकते हो आप कि ए और बी का जो इंटरेक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो चुका है। बॉइलिंग पॉइंट क्या इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा, इंक्रीज हो चुका है, ठीक। अब ध्यान देना, तो हम थे एजेट्रोप के टाइप पे। तो एजेट्रोप का दो टाइप था, एक था मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप, एक था मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप। तो मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब होता है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप बोलने का मतलब क्या क्या, बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब यही है। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कब होता है, जब सॉल्यूशन शो करेगा नेगेटिव डेविएशन। मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप का मतलब होता है
कि सिस्टम का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है। ये कब होता है? जब शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल ध्यान देना। आपका नाइट्रिक एसिड जब पानी में डालते हो HNO3 प्लस वाटर, तो एसिड प्लस वाटर है, और हम क्या सीखे कि एसिड प्लस वाटर कैसा डेविएशन शो करता है? नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, तो बोला क्या ये है कि जब नाइट्रिक एसिड का 68% होगा, 68% और पानी का 32%, इस कंपोजिशन पे ये एजेट्रोप फॉर्म करता है। तो HNO3 का 68% इन वाटर का 32%, और जो परसेंटेज है होना चाहिए परसेंटेज वेट बाई वेट में। तो इस कंपोजिशन पे सिस्टम एजेट्रोप फॉर्म करेगा, और इस एजेट्रोप का टाइप होगा नेगेटिव, यानी मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप होगा। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप होगा। सिमिलरली इथेनॉल अल्कोहल है प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर कैसा डेविएशन शो करता है जी? पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो इथेनॉल का अगर 95% लेंगे, इथेनॉल अगर 95% होगा बाई वॉल्यूम, तो उस केस में आपका सिस्टम एजेट्रोप फॉर्म करेगा, और एजेट्रोप कैसा बनाएगा? तो बनाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप, क्योंकि अल्कोहल प्लस वाटर शो करता है पॉजिटिव डेविएशन। ठीक, इसमें कोई डाउट है बच्चों लोग? ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर आपको? नो सर। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे बच्चों लोग।